तो मैं बात कर रहा था आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने शुरू में क्या बताया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ये बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटरलेटेड डाटा को यूज एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम का क्या मतलब है, यानी मैंने आपको ये बताया हुआ है कि प्रोग्राम जो हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई प्रोग्राम लिखा जाता है। लाइक अगर आपने किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो उसके लिए प्रोग्राम लिखा जा सकता है। एक किसी रिकॉर्ड को, नई रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, आपने ऐड करना है अपनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर, तो इसके लिए प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको डिलीट करने के लिए किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए भी प्रोग्राम लिखा जाता है। मीन्स के मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए लिखे जाते हैं। वो सारे के सारे आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होते हैं। ठीक है, यानी कि डेटाबेस को एक्सेस करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोग्राम्स का काम है। अब बात करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है ये। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के अंदर हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। बेसिकली कंप्यूटराइज सिस्टम से आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हो इसकी कि आपके पास एक मैनुअल सिस्टम है। मैनुअल सिस्टम में क्या होता है कि आप किसी शॉप पे विजिट करते हो तो शॉप के पास नॉर्मली छोटी सी शॉप अगर होगी तो उनका कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता। नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि किताब या फिर एक रजिस्टर या कॉपी रखी जाती है, उसके ऊपर मैनुअली लिखा जाता है कि ये सेल्स हो रही हैं, ये परचेज हो रही है, इतने कम हैं, इतने ज़्यादा हैं, इतने किसी की तरफ बकाए हैं, इतने किसी से लेने हैं या किसी को देने हैं, वगैरह वगैरह। सारी रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना उनकी मैनुअली होती है। लेकिन अगर बैंक्स में चले जाएँ आप, किसी अच्छे इदारे में जाएँ, तो वहाँ पर सारे सिस्टम्स आपके कंप्यूटराइज़ हैं। कंप्यूटराइज़ से क्या मुराद है कि उनका एक डेटाबेस बना हुआ है। डेटाबेस के अंदर सारी मालूमात होती है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो डाटा को एक्सेस करते हैं और नए रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, और उन पर रिपोर्ट्स भी निकलती हैं, रिपोर्ट्स निकल के आती हैं जिस पे एनालाइज़ किया जाता है और फ्यूचर डिसीजंस किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और व्हाटएवर जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स हो। प्रोवाइड कन्वीनियंट एनवायरनमेंट टू ए यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशंस। बेसिकली क्या है ये प्रोवाइड करता है, ये कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कुछ ऑपरेशंस या मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब वो कौन से मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि बेसिकली ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये आपके लिए आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आपको डेटाबेस मैनेज करने के लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें कुछ ऑपरेशंस भी वो देता है। वो ऑपरेशंस कौन से हैं, क्रिएशन है यानी कि डेटाबेस की क्रिएशन है। इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ न्यू रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। उजैर मुगल कोर्स से सुने आप। सर गलती से हो गया वो। हाँ, तो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अपडेशन, क्रिएशन क्या होता है, क्रिएशन बेसिकली कि क्या है, कोई एक नया रिकॉर्ड क्रिएट या डेटाबेस क्रिएट कर लेना। इंसर्शन में किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर एक नया रिकॉर्ड एंटर करना। मींस कि अगर फर्स्ट करें डेटाबेस है आपके पास, सब कुछ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई नए मींस कि अगर आपके पास एक टेबल बना हुआ है ऑलरेडी रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, आपके पास एक स्टूडेंट क्लास का टेबल बना हुआ है। ठीक है, उसमें एक नया स्टूडेंट आ गया तो उसमें एक नया रिकॉर्ड एंटर कर देंगे उस नए स्टूडेंट्स की डिटेल के साथ, तो उसे इंसर्शन कहेंगे। कोई स्टूडेंट छोड़ के चला गया तो उसको डिलीशन कह सकते हैं हम। अपडेटिंग एंड रिट्राइवल में क्या होता है कि किसी स्टूडेंट की मालूमात जो है अगर हम चेंज करते हैं या उसका रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं तो उसको अपडेटिंग कहेंगे। रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक चीज़ ऑलरेडी आपके पास स्टोर पड़ी है, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, तो दोबारा से स्टोर्ड चीज़ को एक्सेस करने को रिट्राइवल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे बात आ गई है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है ये चीज़, मीन्स कि ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, क्या काम करता है, ये इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन है। एक ये नई टर्मिनोलॉजी है आपके पास। सबसे पहले ये क्या है, ये इंडिविजुअल है या ग्रुप है हैविंग ए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस। इसमें क्या है, ये बेसिकली कोई इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है,
जिसका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है डेटाबेस के ऊपर। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब कि ओवरऑल पूरा कंट्रोल होता है आपकी डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस के ऊपर सारा कंट्रोल होता है, वो उसको कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि जो डेटाबेस के ऊपर हेड है ना, यूँ आसान लफ्ज़ों में, जो डेटाबेस को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो उसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे। ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है। और उस बंदे के पास क्या होना चाहिए? हैज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ डेटाबेस। उसको डेटाबेस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि कौन सा टेबल किस मकसद के लिए बना हुआ है। ठीक है। और उसके अंदर कौन से डेटा टाइप्स यूज हो रहे हैं, क्या यूज हो रहा है, कैसा यूज हो रहा है, किस तरह से उनकी क्वेरीज बन रही हैं, किस तरह से रिट्राइवल हो रही है, क्रिएशन कैसे हो रही है, वगैरह। यानी कि डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए उसके पास डीपली। ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ डेटाबेस, यानी कि तमाम की तमाम एक्टिविटीज जितनी भी हैं डेटाबेस से मुंसलिक, वो सारी की सारी कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि कोई डाटा, कोई रिकॉर्ड एंटर करना है, कोई डिलीट करना है, कोई कुछ करना है, ऐसा सारे एक्टिविटीज जितनी है ना, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपका करता है। ठीक है। तो इसके कुछ फंक्शंस भी हैं। ठीक है। वो फंक्शंस कौन से हैं जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करता है? डिफाइन स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली जिसके अंदर आपने डाटा अपना रखना होता है, यानी कि बेसिकली डेटाबेस को जब क्रिएट करना होता है उस टाइम आप स्कीमा डिफाइन करते हो डेटाबेस का। स्कीमा मीन्स कि जो समझ लो आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। ठीक है। डिफाइन स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड, यानी कि आपने स्टोरेज स्ट्रक्चर भी डिफाइन करना है। यानी आपके जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि उसने स्टोरेज स्ट्रक्चर भी डिफाइन करना है और एक्सेस मेथड्स भी डिफाइन करने हैं। एक्सेस मेथड्स है ये बेसिकली। मॉडिफिकेशन ऑफ बोथ, इन दोनों की मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है, स्टोरेज स्ट्रक्चर और एक्सेस मेथड की। ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस डेटाबेस, यानी किसी भी यूजर को डेटाबेस तक रिसाई देना। ठीक है। और किस हद तक देनी है ये भी डिसाइड करता है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस, यानी कि जितनी भी परफॉर्मेंस है आपकी डेटाबेस की, वो अच्छा चल रहा है, सही टाइम पे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको। मीन्स कि अगर आपने एक रिकॉर्ड दिया उसको सर्च करने के लिए, तो वो कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहा, तो ये परफॉर्मेंस है उसकी कि वो कम टाइम में आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करे, जल्दी फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करे। और अगर कोई मसला होता है तो आप उस चेंजेस पर रिस्पॉन्ड करें, यानी कि अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो उस पर रिस्पॉन्ड करें आप। ठीक है। ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस डेटाबेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं आपको दोबारा से बता दूं, किसी यूजर को डेटाबेस की सर। अथॉरिटी। जी। सर। जी जी बोलें। सर आपकी आवाज काट काट के आ रही है, हाजरा को भी नहीं आ रही। ओके। नेट इशू है वैसे थोड़ा सा। ओके। बात करते हैं दोबारा से, ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस। ठीक है। तो किसी यूजर को हम डेटाबेस की एक्सेस करने की अथॉरिटी देते हैं। लाइक अभी आपके जिम्स पोर्टल की अगर बात करें, या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिम्स का। ठीक है। उसमें क्या है कि आपको आपके मिड के मार्क्स नज़र आते हैं, आपको आपके सेशनल मार्क्स नज़र आते हैं, आपको अपनी अटेंडेंस नज़र आती है, आपको अपने लेक्चर्स और नोट्स नज़र आते हैं। ये बेसिकली क्या है? आपको व्यू करने की परमिशन दी गई है। ठीक है। हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको कौन सी अथॉरिटी दी है? टू व्यू डाटा या टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। सिर्फ इतनी अथॉरिटी है। तो आप वो यूज़र हो जो कि डाटा को व्यू कर सकते हो। टीचर्स आपके वो यूज़र हैं जो डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उनको और तरह की अथॉरिटी दी गई है। तो डिफरेंट अथॉरिटीज दी जाती हैं डिफरेंट यूज़र को डिपेंडिंग ऑन देयर रोल्स। ठीक है। उनके रोल्स के मुताबिक उनको डिफरेंट अथॉरिटी दी जाती हैं। अब आपको आपके मार्क्स चेंज करने की अथॉरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपका रोल ही नहीं है। यू आर अ स्टूडेंट। आपको सिर्फ मार्क्स टीचर से मिलेंगे और आप वो मार्क्स जो है वो व्यू कर सकते हो। ठीक है। टीचर जो है आपका आपको मार्क्स देगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। इसे हम बोलते हैं ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस दी डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कोई अथॉरिटी है जो कि बेसिकली डिपेंड करती है आपके रोल्स पे। ठीक है। कि आपका रोल क्या है, अपने रोल के हिसाब से आपको अथॉरिटी दी जाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस की। डेटाबेस लैंग्वेजेस के अंदर क्या आता है?
बेसिकली डेटाबेस लैंग्वेजेस जो है ये भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है कि वंस डाटा इज फीड मैनिपुलेशन इज रिक्वायर्ड इन सेशन डिलीशन मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा फॉर दीज अ सेट ऑफ लैंग्वेजेस इज गिवन बाय द यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है कि जब आपका एक बार डाटा क्रिएट हो जाता है डेटाबेस बन जाता है तो ऐसा मुमकिन है कि उस डाटा को हम चेंज कर सकें। यानी मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन होता है कि कोई भी काम हमें उसके साथ करना पड़ सकता है, कोई चेंज करना पड़ सकता है उसके साथ। तो जो डाटा आपने एक बार फिल कर दिया है मुमकिन है कि दोबारा आपको उसको एक्सेस करना पड़े, कोई नया रिकॉर्ड उसके अंदर एंटर करना पड़े, कोई पुराना रिकॉर्ड उसको डिलीट करना पड़े, किसी मौजूदा रिकॉर्ड की मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को इंसर्शन डिलीशन मॉडिफिकेशन वगैरह वगैरह इन सबको बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ सकती है जब भी आप डाटा के साथ काम कर रहे हो। तो डेटाबेस के अंदर भी जो डाटा पड़ा हुआ है ना उसको भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती की जा सकती, यानी कि उसके साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है यूजिंग इंसर्शन डिलीशन मॉडिफिकेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यानी कि मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे मैनिपुलेशन आपकी रिक्वायर्ड है। तो ये सब करने के लिए ना आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने कुछ लैंग्वेजेस दी हैं कि भाई आप इन लैंग्वेजेस के थ्रू इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आप इनके साथ मैनिपुलेशंस कर सकते हो, इंसर्शन डिलीशन मॉडिफिकेशन वगैरह ये सारी काम आप कर सकते हो। वो 3 लैंग्वेजेस दी हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये 3 तरह की लैंग्वेजेस हैं जो कि दी गई हैं। वन बाय वन देखते हैं कि इनके अंदर है क्या। ठीक है, ये लैंग्वेजेस कोई अजीब तरह की लैंग्वेजेस नहीं है, जस्ट सिंपल इंग्लिश की तरह की लैंग्वेजेस हैं। कुछ स्टेटमेंट्स यूज होंगी जिसके थ्रू आप डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस डीडीएल इसको बोला जाता है। ठीक है, यूज बाय डेटाबेस डीबी डिजाइनर टू डिफाइन अ स्कीमा। ठीक है, ये क्या है, डीबी डिजाइनर जो है ना, डेटाबेस डिजाइनर या एडमिनिस्ट्रेटर यूं भी कह सकते हैं हम, वो डिफाइन करता है स्कीमा को। ठीक है, यानी कि डेटाबेस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू वो स्कीमा को डिफाइन करता है कि आपका स्कीमा क्या होगा। ठीक है, डेटाबेस का स्कीमा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। डीडीएल लैंग्वेजेस यानी कि ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस कंपाइलर कन्वर्ट डीडीएल स्टेटमेंट्स एंड जनरेट इनटू सेट ऑफ टेबल्स व्हिच आर स्टोर्ड इन। क्या होता है कि डीडीएल लैंग्वेज जो है या डीडीएल का जो कंपाइलर है वो डीडीएल की स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करता है और उनको जनरेट कर उनके मुताबिक, यानी कि जो कुछ भी आपने लिखा होता है ना, फर्स्ट करें आपने लिखा है क्रिएट टेबल, तो टेबल क्रिएट करने के लिए यानी कि ये क्रिएट टेबल जो है ना ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को जब कन्वर्ट किया जाएगा तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा उसके रिजल्ट के तौर पे, और उस टेबल तो वो क्रिएट हो गई, लेकिन आगे उसकी फिर आगे कुछ आपने फील्ड्स लिखनी है और उनकी डेटा टाइप लिखनी है कि भाई कौन सी फील्ड्स होंगी, यानी कि उनके कॉलम्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, वो भी आपने लिखनी है। तो ये सारा कुछ आपका इसमें आ रहा है। डीडीएल कंपाइलर क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा आपके डीडीएल स्टेटमेंट्स को और उसके मुताबिक आपका टेबल्स को जनरेट कर देगा। ठीक है, अब डीएमएल जो है ये क्या काम करता है, ये मैनिपुलेशन है। इसके अंदर क्या है, ये मैनिपुलेशन है सारी की सारी। पहले तो ये क्रिएशन हो रही है, यानी कि डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, बेसिकली डाटा को डिफाइन किया जा रहा है इस लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है। मैनिपुलेशन में क्या है, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। डाटा को एक्सेस करना और मैनिपुलेट करना डाटा को आप इस लैंग्वेज में करते हो, डीएमएल लैंग्वेज में करते हो। फिर आगे बात आ जाती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है, सिमिलर टू ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेसेस। यानी कि इसमें क्या होता है कि डीसीएल लैंग्वेजेस जो है ना इसमें ये चीज़ होती है कि हम अ, यानी कि डेटाबेस के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर का किसी डेटाबेस के साथ लिंक भी क्रिएट होता है आमतौर पे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह एक लैंग्वेज है ये, जो कि आपके डेटाबेस के अंदर पड़े हुए डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जा रही है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कनेक्ट ऑपरेशन या स्टेटमेंट यूज़ होती है, सेलेक्ट यूज़ होती है, इंसर्ट अपडेट डिलीट एग्जीक्यूट एंड यूजेज वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं आपके डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डाटा सर बेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सर जी, सर आपने स्क्रीन तो नहीं शो करवाई? स्क्रीन शो हो रही है बेटा।
सर बट मुझे नहीं हो रही। सर हमें हो रही है। हो रही है? अब हुई है? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को बेटा? नो सर अभी नहीं हो रही। जी हमें हो बेटा रही है सर। बेटा आप डिस्कनेक्ट करके ना रिकनेक्ट करो अपने आप को। सर मेरी भी नहीं अच्छा। हो रही। जिनकी नहीं हो रही वो डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करें अपने आप को। क्लास से बाहर जाके दोबारा वापस आए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, सॉरी आर्किटेक्चर की। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर ये क्या काम कर रहा है? The journey from the big mainframe to a PC has also involved database and its architecture. क्या होता है इसका? बेसिकली आर्किटेक्चर है, ठीक है? ये डेटाबेस सिस्टम के कुछ आर्किटेक्चर्स हैं। आर्किटेक्चर मतलब कि आर्किटेक्चर को मैं इससे समझा सकता हूँ, द वे इन विच डेटाबेस कैन बी रिजाइड, कि किस तरह से डेटाबेस को कहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है? तो ये आर्किटेक्चर आ जाते हैं बीच में, ठीक है? आर्किटेक्चर जैसे आपको पता है कि मैप्स जैसे बनते हैं, वैसे ही आपका आर्किटेक्चर भी है। तो इसमें क्या है कि ये क्या कह रहा है कि 3 तरह की क्लासिफिकेशन है आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है? 3 तरह के आपके आर्किटेक्चर हैं कि किस तरह से आपका डेटाबेस बिहेव करेगा या कहाँ पे रिजाइड कर रहा होगा, किस तरह से रिजाइड कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर, 3 चीज़ें हैं आपके पास। क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ें हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ये 3 तरह की अलग अलग कहानियाँ हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर हैं। इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है? ये पिक्चर आप देख रहे हो अपने सामने, ठीक है? ये एक डेटाबेस सेंटर में है और बाकी सारे सिस्टम जो है वो इस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। डेटाबेस कहाँ पे है? एक ही जगह पे है। अब अगर कोई एक सिस्टम जो है लाइक दिस वन,